मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं और उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, इसके बारे में सबसे पहले सोचा अरबों ने। और अरबों ने हमें एक ऐसा टेस्ट दिया जिसे आज तक हम अपनी लैब में करते हैं, और इस टेस्ट के ज़रिए हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक एलिमेंट को हम आग लगाकर उसके शोले का रंग देखते हैं और उससे उस एलिमेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं। इस टेस्ट को बहुत अरसे इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें एक मसला है, और वो मसला ये है कि कुछ एलिमेंट का फ्लेम एक जैसा होता है, एक कलर का होता है, इसलिए उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो लोगों ने सोचा क्यों ना एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किसी और तरीके से की जाए, और उसके बाद हमारे पास तारीख में आते हैं डोब्राइनर। डोब्राइनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने ट्रेड्स दिए, एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में इकट्ठा किया, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी ना हो सकी। आखिर एलिमेंट को क्लासिफाई करने का मेयार क्या है, मीट्रिक क्या है, किस बेसिस पर हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं? क्या एटॉमिक वेट के ज़रिए कर रहे हैं या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए कर रहे हैं? फिर हमारे पास आते हैं न्यूलैंड, जिन्होंने 56 एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया, एक टेबल में क्लासिफाई किया। ये वो दौर था जब लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। आपको एलिमेंट की क्लासिफिकेशन म्यूज़िकल नोट्स के साथ भी जुड़ी हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिखाया गया है, जिसमें हमने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है। लेकिन एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में जिस साइंसदान ने बहुत अहम किरदार अदा किया, उनका नाम है डिमिट्री मेंडलीव, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 63 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट की बेसिस पर क्लासिफाई किया। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा, हम एलिमेंट को वैसे वैसे टेबल के खानों में रखते जाएंगे। लेकिन साथ साथ कुछ जगहों पर आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएंगे। मसलन 68, हमें मालूम है कि कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका एटॉमिक वेट 68 है, लेकिन मेंडलीव को यह मालूम नहीं था कि एलिमेंट कौन सा है। इसलिए वो समझते थे कि इस एलिमेंट को अभी दरियाफ्त करना है, और वो बिल्कुल ठीक समझते थे, क्योंकि कुछ अरसे के बाद इंसानों ने दरियाफ्त किया गैलियम को, जिसका एटॉमिक नंबर है 31, एटॉमिक वेट है 68। लेकिन जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया, उन्होंने इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करके जब मेंडलीव को बताई तो वो थी 5.9, क्योंकि वो चाहते थे कि मेंडलीव इसको पीरियोडिक टेबल में रख लें। मेंडलीव ने जब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट किया, तो उन्होंने वापस उनको जवाब भेजा कि इसकी डेंसिटी 4.7 होनी चाहिए। और बाद में उन साइंटिस्ट को पता चला कि उनके इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट था, कोई नुक्स था, इसलिए उनकी डेंसिटी ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकी और एक्चुअल डेंसिटी 4.7 ही था। पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल इसलिए कहते हैं कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, और इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। जब इनर्ट गैसेस का ग्रुप दरियाफ्त हुआ, सबसे पहले आर्गन को दरियाफ्त किया, तो मेंडलीव ने उसको एलिमेंट मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की इनर्ट गैसेस की दरियाफ्त आम हो गई, तो मेंडलीव ने उसे अपने पीरियोडिक टेबल में शामिल कर लिया और उसको इनर्ट गैसेस के नाम से आज हम सब जानते हैं। यहाँ पर आपको इनर्ट गैसेस का ग्रुप भी नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल अभी आपको कई ऐसी जगह नज़र आ रही हैं जो कि ब्लैंक हैं। हम में से कौन मैरी क्यूरी को नहीं जानती, जो कि एक नोबेल प्राइज़ याफ्ता साइंटिस्ट थी, और उन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को जाना और हमें बताया कि कुछ एलिमेंट्स वक्त के साथ साथ डिके करते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसमें यूरेनियम काबिल ज़िक्र है। लेकिन उसके साथ साथ मैरी क्यूरी ने 2 एलिमेंट्स को दरियाफ्त भी किया, जिसमें एक पोलोनियम है और दूसरा जो मुझे याद पड़ता है वो थोरियम है। पोलोनियम का नाम उन्होंने अपने वतन पोलैंड के नाम से मंसूब किया। जब भी हम किसी एलिमेंट को आग लगाते हैं तो उससे हमें मुख्तलिफ रंगों के फोटॉन्स निकलते हुए नज़र आते हैं, जिसे हम उसका एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया है जो कि एमिशन स्पेक्ट्रा दिखा रहा है आपको एक एक एलिमेंट का। एलिमेंट की दरियाफ्त के बाद अब बारी थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दरियाफ्त करने की, और इसमें पहला कदम उठाया जे थॉमसन ने, जो कि अगेन एक नोबेल प्राइज़ विनर थे, और उन्होंने सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल दुनिया का हमारे सामने रखा, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
यहाँ पर एक ट्यूब आपको नज़र आ रही है और इसके दो टर्मिनल्स हैं। नेगेटिव टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं। इसके बीच में हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं, करंट को पास करवाते हैं और करंट यहाँ से गुजरता हुआ एक फॉस्फोरस कोटेड सरफेस पर जाकर लगता है और ग्लो करता है, चमकता है। जब हम इस जगह पर मैग्नेट लेके आएंगे या पॉजिटिवली चार्ज मेटल लेके आएंगे तो जे थॉमसन ने देखा कि जो रे जाती थी इलेक्ट्रॉन्स की वो आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती थी। इसलिए उनको अंदाज़ा हो गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का चार्ज यकीनन नेगेटिव होगा, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर रहे हैं। तो हमें एटम में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जे थॉमसन ने बताया और उनके बाद आया रदरफर्ड। रदरफर्ड की तस्वीर उनके स्टूडेंट्स के साथ मैंने आपको दिखाई है। रदरफर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था जो कि एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली थी, एक प्लेट ली थी और उसमें अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। याद रखिए कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और जब ये इस प्लेट पर जाके लगे तो इन्होंने तीन किस्म का बिहेवियर दिखाया। कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ हल्के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ बाउंस बैक हो गए। तो रदरफर्ड ने सोचा कि एटम के अंदर ज़रूर एक बॉडी मौजूद है जिसे हम आज न्यूक्लियस कहते हैं और ज़्यादा एटम खाली है, इसीलिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए क्योंकि ज़्यादा एटम का हिस्सा खाली है। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए तो इसका मतलब ये है कि बीच में ऐसी कोई चीज़ ज़रूर मौजूद है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते जाते डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, उनसे दूर चले जाते हैं। इसलिए उनको अंदाज़ा हो गया कि कोई सेंटर में ऐसी चीज़ मौजूद है जिस पर हाईली पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और इसके साथ साथ उनको ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये जो सेंटर है ये सॉलिड है, इसीलिए जब अल्फा पार्टिकल उनसे लगते हैं तो वापस आ जाते थे। तो उन्होंने सबसे पहले हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम पहले ही जान चुके थे। उनके एक स्टूडेंट जिनका नाम हेनरी मोज़ले था, उन्होंने एक बहुत अहम डिस्कवरी की। ये वो वक्त था जब हमें एक्सरेज के बारे में पता चल चुका था। हम ये जान चुके थे कि लाइट को हम 7 हिस्सों में बांट सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक्सरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा था ताकि मुख्तलिफ साइंसदान क्रिस्टल्स को स्टडी कर सकें। हम क्रिस्टल पर एक्सरे बरसाते थे और उनकी डिफ्लेक्शन से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे कि इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरे ट्यूब दिखा रहा हूँ और एक स्लिट है, एक सुराख है और उस सुराख में से एक्सरेज आ रही हैं। यहाँ पर वो क्रिस्टल है जिसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करना चाहते हैं। इस क्रिस्टल से जब एक्सरेज आकर कोलाइड करेंगी तो वो डिफ्रैक्ट होंगी मुख्तलिफ एंगल पर, जिसके सामने हमने एक स्क्रीन रख ली और उनको नोट कर लिया। अब मेरे पास ये डिज़ाइन आ गया तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। इस डिज़ाइन को देखते हुए मैंने अंदाज़ा लगाना है कि इस क्रिस्टल के अंदर एटम किस तरीके से जुड़े हुए हैं। इस चीज़ को हम क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं और एक्सरेज इसमें एक अहम हिस्सा लेती थी। तो मोज़ले ने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट को भी एक्सरेज के सामने रखा जाए और उनसे निकलने वाला एक्सरे स्पेक्ट्रम देखा जाए और हमें एलिमेंट्स के बारे में शायद कोई नई इन्फॉर्मेशन पता चल सके, क्योंकि उन दिनों एक बहुत बड़ा मसला था और वो मसला था कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.9 था जबकि निकल का एटॉमिक वेट उससे कम था। इस सिलसिले में तो निकल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में जाना चाहिए, लेकिन अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो कोबाल्ट पहले आना चाहिए और निकल को बाद में। इस चीज़ ने साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ था और वो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल को ऑर्गेनाइज किया था एटॉमिक वेट की वजह से और यहाँ पर एटॉमिक वेट की ही वजह से हमें मुश्किल पेश आ रही थी। ये वो ज़माना था जब एटॉमिक नंबर के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं था। हमने एटॉमिक वेट के लिहाज से चीज़ों को अरेंज किया हुआ था और उनको एक सीरियल नंबर दिया हुआ था और वो सीरियल नंबर था हाइड्रोजन का पहला, हीलियम का दूसरा, लिथियम का तीसरा। इस तरीके से सीरियल नंबर चलते रहते थे। मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक वैक्यूम पंप लिया। वैक्यूम पंप बहुत नायाब होते थे इसलिए उन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की। यहाँ पर ट्रे कंट्रोल लेफ्ट है, ये 2 आर्म है वैक्यूम पंप के। जैसे मैं इनको घुमाऊंगा तो इसके बीच में एक छोटी सी ट्रे लगी हुई जो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगी और उन
ट्रेस पर हमने 6-7 एलिमेंट रखे होते हैं ताकि हम एक ही वक्त में एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गन के नीचे लाएं और उसका स्पेक्ट्रम देख सकें, फिर अगले एलिमेंट को लें, फिर उसका स्पेक्ट्रम देख लें। तो इस तरीके से एक ही गो में हम 8-10 एलिमेंट का स्पेक्ट्रम देख सकते थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है, उसके नीचे एलिमेंट है, जो हमारे पास एक्सरेज आती थी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती थी और हमें फाइनल स्पेक्ट्रम देती थी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये वो ट्रे है और इस पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। तो इन एलिमेंट्स पर इलेक्ट्रॉन बीम एक्सरेज की आ रही है और उसके बाद वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होती हुई इस लेंस पर आती है और उसके बाद हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो जब उस स्पेक्ट्रम को हमने प्लॉट किया, हमने 8 से 10 मुख्तलिफ एलिमेंट्स लिए और उनको एक्सरेज में उनका एमिशन देखा, और जब मोज़ले ने उनको प्लॉट किया तो उसको एक स्ट्राइकिंग बिहेवियर नज़र आया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एक एक स्टेप के साथ स्पेक्ट्रोमीटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती हैं। ये उनके लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। और जब उन्होंने एलिमेंट के न्यूक्लियस के चार्ज को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि चार्ज भी इन स्टेप्स के साथ साथ बढ़ता है। तो मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही तो आप देखें 22 है, फिर 23 चार्ज हो गया, फिर 24 चार्ज हो गया, फिर 25 चार्ज हो गया, फिर 26, 27, 28। तो एक एक स्टेप के साथ हर नए एलिमेंट में चार्ज बढ़ रहा है। ये मोज़ले के लिए बड़ी हैरानी की बात थी और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि एटॉमिक वेट के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम चीज़ों को करेक्टराइज कर सकते हैं। और उनके साथ साथ उनको ये भी पता चला कि न्यूक्लियस के बीच में छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिसको बाद में रदरफर्ड ने प्रोटॉन्स का नाम दिया और उनमें ये चार्ज रिजाइड करता है। तो आज हम ये जानते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन्स की वजह से हमारे पास एटॉमिक नंबर आता है और उस एटॉमिक नंबर की बेसिस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल को जब कैटेगराइज किया तो पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक वेट की वजह से इश्यूज आ रहे थे कोबाल्ट और निकल के, वो भी रिजॉल्व हो गए। तो मैं यहाँ पर मोज़ले का काम आपको दिखा रहा हूँ, उनके ग्राफ आप देख सकते हैं और ये ग्राफ उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी से लिए। आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिसमें से 4 एलिमेंट्स अभी पिछले सालों ही हमने दरियाफ्त किए। लेकिन और एलिमेंट को दरियाफ्त करने के लिए हमें दुनिया में कहाँ पर सर्च करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? इंसानों का ये ख्याल है कि जो एस्ट्रॉयड्स हमारे पास स्पेस से आते हैं उनमें ऐसे एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं जो हमारी दुनिया पर पहले मौजूद ना हो। और ये शवाहिद हमें मिले हैं रशिया से, जहाँ पर मुख्तलिफ एस्ट्रॉयड्स के गिरने से हमें कुछ ऐसे मिनरल्स मिले हैं, हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमारी दुनिया में मौजूद नहीं हैं। हो सकता है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में इजाफा करें। और इसके साथ साथ हम जा रहे हैं मार्स पर और उसके अलावा सोलर सिस्टम के बाकी जगहों पर, और वहाँ पर भी हो सकता है कि हमें एलिमेंट्स मिलें, ऐसे नए एलिमेंट्स मिलें जिनको हम पीरियोडिक टेबल में डाल सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए।